वैदिक लॉजी में हूँ और मैंने ये रिसर्च इसलिए की कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लाइफ के सारे इवेंट विद इन 1 मिनट बताना है, मतलब 1 मिनट सफिशिएंट है। ना पेपर उठाना है, ना नो नीड टू पुट पेपर, नो नीड टू पुट पेन, नो नीड टू कैलकुलेट एनी महादशा, नो नीड टू कैलकुलेट एनी ट्रांजेक्ट, no need to look any chart. No need to D9, D10, D12, D11. No need to look nakshatra, pad, XYZ doesn't matter. No need to anything. केवल जरूरत क्या है, सिर्फ मतलब हमारी टेक्निक्स को यूज करने का। जो टेक्निक्स हम सिखाएंगे आप उसको यूज करिए और 1 मिनट सिर्फ सिंगल क्लिक में आंसर मिलेगा यस। और टाइमिंग के साथ ये नहीं मिलेगा यस, ये मिलेगा कि इस ईयर में आप कैलकुलेट करोगे। ये सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको। अभी तो आज आपको एक चार्ट पर मतलब एक डेमो आपको शो होगा, उसके बाद जब क्लास में आएंगे तो उसको लार्ज स्केल पे एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि रास्ते चलते किसी के भी साथ कहीं खड़े हैं और किसी ने भी पूछा आपसे और आपने उसका सिर्फ D1 देखा, मतलब बर्थ चार्ट देखा, नेटल चार्ट देखा और आपने क्विक आंसर कर दिया, आपकी शादी इस साल होगी, घर इस साल होगा, बच्चा इस साल होगा, और फॉरेन इस साल जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है, आपके डिसीज ईयर क्या है, और वो भी विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर पूरी जिंदगी कैलकुलेट कर दिया आपने, बाकायदा ईयर के साथ बता दिया इस साल आपके योग बन रहे हैं आपके इस इवेंट के। ये टेक्निक्स हम डेवलप करना चाहते हैं। डेवलप क्या करना है, डेवलप तो ऑलरेडी है। ये 2,500-3 हजार चार्ट पे तो मैं ही लगा के पढ़ा चुका हूँ। मेरे 2,500 स्टूडेंट मेरे ही पढ़ चुके हैं, 3 लगभग। बाकी मेरे स्टूडेंट भी सब यूज कर रहे हैं। एक स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस तौर पे 70 चार्ट पे अप्लाई कर चुके हैं। तो ऑलरेडी ये पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको यूज किया और कैलकुलेट किया। तो इस टेक्निक्स को हम सिखा रहे हैं आपको, ये आज सिखाएंगे और इसको बताएंगे। आगे रीना जी बताएंगे डिटेल में। जी, एक्यूरेसी लेवल कितनी है सर? एक्यूरेसी इसकी 85 to 90 प्लस है। देखिए एक्यूरेसी ऐसा क्या है, वैदिक और बाकी टेक्निक में 60 और 60 ऊपर नहीं जाती, आपको पता है, लेकिन हमारी 85 है मिनिमम। 85 मैंने मिनिमम बताई है, मैक्सिमम 95 तक जाएगी। अगर लग्न नहीं गलत है, डेट ऑफ बर्थ नहीं गलत है, टाइमिंग नहीं गलत है, ईयर नहीं गलत है, या डिग्री के वाइज नेटल चार्ट में मिस्टेक नहीं है सॉफ्टवेयर का। क्यों? एक ही कुंडली को आप 10 सॉफ्टवेयर में बनाओ तो आप देखोगे जिसकी डिग्री लास्ट स्टेज पर होगी 27, 28, 29 में होगा, उनका बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे लग्न चेंज हो जाएगा। तो जिनकी डिग्री 0 से 3 के आसपास होगी उनका लग्न चेंज हो जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर मिस्टेक है, सिंटेक्स मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक्स है, अगर ये सब नहीं है, प्रॉपर वे में लग्न चार्ट है, डेट टाइम प्रॉपर है, तो आप 90% रिजल्ट ले सकते हैं और वो भी सिंगल क्लिक पर। रेमेडी के साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी प्रेडिक्शन लेवल। रेमेडी, बेसिक रेमेडी हम देंगे क्योंकि हमारा बेसिक पार्ट है। बेसिक कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जिनको आप कम टू द पॉइंट बहुत इजी वे में बता सको, करा सको। क्योंकि हायर लेवल रेमेडीज के लिए हमारा जो हायर लेवल क्लासेस पैकेज है उस पर हम लोग करते हैं आगे। उसमें काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है लिटरेचर, क्योंकि रेमेडी एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। क्योंकि आप किसी को बता दो ये नग पहन लो, वो नग पहन लो, तो ये केवल मार्केटिंग है बस। रियलिटी ये है कि बहुत लोगों को लाइफ में जेम स्टोन पहनने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है और एस्ट्रोलॉजर जबरदस्ती पहना देते हैं। लग्न मजबूत नहीं करना है लेकिन कर दिया, कोई भी प्लेनेट को स्ट्रांग नहीं करना है लेकिन जबरदस्ती कर दिया। तो ये जो मार्केटिंग वाला चीज पार्ट है ये हमारे पास नहीं है। हमारा सीधा डायरेक्ट मेथड है कि हम आपको वो चीज देते हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, जिसको आप चैलेंज कर सको कहीं भी खड़े होकर मार्केट में, कि हमने जो बताया वो 1000 एस्ट्रोलॉजर खड़े करके कहिए कि एक भी काट कर मेरी बात को दिखाए। इस प्रकार की चैलेंजिंग चीज हम देते हैं, वो रेमेडी कहलाती है जो आप करो और रिजल्ट मिले। आदमी बेड पर है, आईसीयू में है, रेमेडी की और ठीक होके घर पे आ गया, ये रेमेडी है। हमने उसका 10 लाख 15 लाख खर्चा करा दिया और आउटपुट 0, क्या फायदा। तो बाकी कंटिन्यू रीना जी बताएंगे आपको। हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग हो गया है हमारा, प्रॉपर वे में सुनिए।
प्रिया जी बताइए। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं पता हो तो? देखिए मैम, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टाइम, सॉरी नॉट डेट, टाइम ऑफ बर्थ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक होता है कि आधे घंटे का अंतर है डेट में, बर्थ टाइम में आधे घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। तो हमारा एक बीटीआर पार्ट होता है नाड़ी के अंदर, जिससे बीटीआर करके हम करेक्ट 3 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम निकाल देते हैं आपका, कि आपका 3 सेकंड के अंदर ये टाइम सेकंड मिनट पे आपका बर्थ हुआ है। ये तब है जब आधे घंटे या 1 घंटे का डिफरेंस है। अब किसी को यही नहीं पता किस दिन में पैदा हुए, कि रात में पैदा हुए, सुबह थे कि शाम थे, प्रहर भी नहीं पता, उस कंडीशन में इंडिविजुअल मैं कैलकुलेट करता हूं। मैं ये पढ़ाने का विषय नहीं है, ये मैं रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं मतलब करता हूं लोगों की हेल्प के लिए, या जो हमारी पैटर्न हम चार्ज करते हैं उसके लिए। ये अथर्ववेद की एक पद्धति है, जिस पद्धति में केवल यदि तिथि मालूम हो कि हम इस वर्ष की इस तिथि को पैदा हुए हैं, तो आपका एक्यूरेट लग्न चार्ट बनाया जा सकता है, जिसमें किसी भी बर्थ टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना बर्थ टाइम के आपका लग्न चक्र बना के मिल जाएगा आपको। हाँ, ये वो लग्न चक्र क्योंकि वो विदाउट टाइम बना हुआ है, उस पर जीवन के सारे इवेंट मैच करेंगे, आपके सारे कैलकुलेशन मैच करेंगी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर, किसी के सॉफ्टवेयर में दम नहीं है कि वो चार्ट आपको बनाकर दे दे। इसे सॉफ्टवेयर फेल है उसके आगे, लेकिन आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा। आपकी कुंडली फलित होगी, बाकायदा सारी इवेंट मैच करेंगे, जिंदगी के सारे पहलू आप जान सकते हो। बाय बर्थ टू टिल डेथ XYZ आपके सारे परिणाम बिल्कुल 100% मिलेंगे आपको। उसमें आपका डेट टाइम की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये अथर्ववेद की स्पेशल पद्धति है। ठीक है, अब आगे आप लोग पढ़ें, कंटिन्यू रीना जी बताएंगे आपको कैसे हम कंटिन्यू करेंगे। बताइए रीना जी। रीना जी आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है अभी मेरी? ओके ओके, डन डन, आ रही है, सर बताइए। ठीक है सर। नमस्कार एवरीवन, नमस्ते। हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे चले, सबसे पहले गणेश जी की वंदना, और गणेश जी को आज्ञा लें उनसे कि आगे हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहे। ये जो पढ़ा रहे हैं सर, उनके थ्रू हमसे आगे हमारी नॉलेज बढ़ती रहे। हमारी ये सर का कहना है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चूजेस इट्स डिसाइपल, मतलब वो खुद ढूंढते हैं कि कौन नाड़ी सीखेगा, ना कि सब सीख पाते हैं। और इसी प्रिंसिपल से हम अब आगे बढ़ेंगे। आज हमारी क्लास है जहाँ हम आपका पहला वेबिनार ले रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारी टीम है जहाँ पे धीरज पांडे जी हैं और मैं हूँ। धीरज पांडे जी को ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वो उनकी जो नॉलेज है वो इतनी डीप नॉलेज है ऑन नाड़ी शास्त्र की, वो मतलब शायद इंडिया में सिर्फ 20 वर्ल्ड के 20 लोग हैं जो एक्चुअल नाड़ी के चार्ट बना सकते हैं। उन्होंने ये शिक्षा अर्न की है, जो हम कहते हैं कि he has earned it because of his capacity and capability from his गुरु श्री विष्णु शास्त्री। उनसे इन्होंने सीखा है और 20+ ईयर्स से वो इस फील्ड में है और पढ़ा भी रहे हैं। इन्होंने अपने खुद बता दिया क्या करते हैं इतना डिटेल में, और आपने भी इनसे खुद सुना है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी पद्धति सीखी हुई हैं और प्रैक्टिस भी करती हूँ, और मैं गुरुजी के अंडर सीखी हूँ ये जो आज हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस मार्केटिंग में रहा। आज हमारा होल पर्पस ये है कि जिनको भी मतलब एस्ट्रोलॉजी आए ना आए, वो उसको किस तरह से सिंपली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से सिंपल मेथड में, स्पेशली न्यूमरोलॉजिस्ट को जो जहाँ पे हम एक लेवल तक आके प्रिडिक्ट कर लेते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये जो हम आगे सिखाएंगे आज, वो इतनी सिंपल है कि आपको एस्ट्रोलॉजी डीपली जानने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू कैन अप्लाई इट। ये जो आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉपीराइट है, सर ने किए हुई है। बहुत सारी चार्ट्स पे इन्होंने प्रिडिक्ट किया है और बहुत सारी चीजें की हुई है। ये आज हमारा मुहिम ये है कि आज आप लोग से जुड़े और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो हमारी नाड़ी अमांशा है उसको हम ऑल्सो
अमांश कहते हैं। अमांश क्या होता है? इज डिग्रीज, एट विच डिग्री पीपल आर देयर, एट विच डिग्री डू दे ऑपरेट। मतलब हम, एक इंसान जब पैदा होता है उसको हम किस तरह से उसका हम एग्जैक्ट जो फलित करते हैं, जो एग्जैक्ट पता चलता है, वो फर्क कहाँ से पता चलता है? जो हम वैदिक में करते हैं, जैसे 2 घंटे की हमारी लग्न माना जाता है, नाड़ी में इतना ब्रेकडाउन है कि वो सीधा मतलब नैरो डाउन करके 150 नाड़ीज पे ब्रेक किया है। जो नाड़ी की लग्न है वो 12 मिनट का एक लग्न है, एज अगेंस्ट अ वैदिक लग्न जो 2 घंटे में किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मूला डाला है, राइट, वेयर वी आर सेइंग देयर आर 150 नाड़ीज, 150 नाड़ियां हैं, जिसमें से 1 डिग्री 5 नाड़ी अमांश है, राइट, और 1 नाड़ी लग्न 12 मिनट का। कैसे कैलकुलेट किया है? आप सिंपली देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 120 मिनट जो हम वैदिक में लिया जाता है, उसमें हम अगर हम 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1800 सेकेंड्स आ जाते हैं, जिसको आप 150 से डिवाइड करो तो आपके पास एक 48 सेकेंड्स का एक नाड़ी स्पेस, एक नाड़ी बनती है। इसमें भी हमारे पास जो 48 है, इसमें 2 में स्प्लिट है, एक आपका पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। ये डिवाइड हो जाता है 24-24 सेकेंड्स में। ये कुछ तो सर ने कल भेजा भी था ऑन द ग्रुप। आई होप आप लोग ने पढ़ा। कोई डाउट है अब तक प्लीज पूछिए। आप फील फ्री टू आस्क। इससे आगे फिर we'll move into another one. Anyone wants to ask anything? Please confirm. यहाँ तक समझ आ गई है सभी को? 1-2 जन जवाब दे दे। यस मैम। आ गई है? ठीक है। यस मैम। चलिए, जो आज का हमारा फोकस है, जो आज हम आपको एक बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में बता रहे हैं कि मैरिज प्रेडिक्शन अगर करनी है किसी एक लेडी की, किसी एक वुमेन की, एक गर्ल की, तो वो कैसे की जाए 1 मिनट में। सर का यही अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने आपसे बात की, उसको कैसे किया जाए 1 मिनट में, हम कैसे उसे रीना जी इसको हाँ जी फुल स्क्रीन हो जाए। स्क्रीन नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, ऊपर से आएगा, ऊपर से नहीं आगे डन। ओके, आप ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको 2 चीजें दिखाई है। आपको एक सिंपल सा, जब आप एस्ट्रोसेज में चले जाओ या किसी भी एस्ट्रोलॉजी साइट पे चले जाए, आपको एक सिंपल सा, जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हो, तो आपको एक चार्ट मिलता है। वो चार्ट ऐसा होता है, सिंपल चार्ट है। आपको सिर्फ फेमिलियर होना है कि ये डायमंड चार्ट दिखता कैसा है, और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हाउसेस लिखे हैं ये फिक्स्ड है। इसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो, कोई नंबर लिखा हो, आपको उससे कोई चिंता नहीं करनी है, सिंपल है। ये आपका फर्स्ट हाउस यहाँ से शुरू होता है डायमंड के एकदम सेंटर में, फॉलोड बाय सेकेंड हाउस। ये देखिए, हमने आपको बताया किस तरह से मूव करता है, राइट। ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। हमें पता है कि 12 घर होते हैं, ओके, 12 हाउसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो या नॉर्थ इंडियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में फिक्स्ड हाउसेस हैं, 12 घर की ही। जैसे हम 12 राशियां जानते हैं, ज़ोडिएक जानते हैं, वैसे ये 12 घर हैं। और हमें ये ही याद रखना है बस, इसमें और कोई फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम आपको सिखाएंगे वो सिर्फ इस बेसिस पे करना है। और ये मैंने इतना सिंपल इसलिए बनाया है कि आज हमारे साथ काफी न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़े हैं जो फेमिलियर नहीं है एस्ट्रोलॉजी के साथ में, और इसीलिए हमने बहुत ज्यादा सिंपल इसको बना दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो कैसे चलता है, प्लीज मुझे स्टॉप करके पूछिएगा। मैं फिर से, आई डोंट माइंड रिपीटिंग, आप मुझे पूछिए, ठीक है? इज दिस फाइन? Is this fine? तो एक दो जन एटलीस्ट जवाब दे दें तो। यस मैम, ओके, थैंक यू। तो ये अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, राइट? इसे हमें 2 चीजें देखनी है सिर्फ। ये बाकी आपको हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करता है
वो मैंने आपके नॉलेज के लिए रखा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 घर पे ध्यान देना है। कौन सा घर? हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 7। सिर्फ ये 2 घरों पे हम ध्यान देंगे। ये क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि आज हम सिर्फ मैरिज और जिसकी शादी करनी है उसकी, राइट, ये 2 मतलब स्पाउस और सेल्फ के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कहा आपको, ये मेरा फर्स्ट हाउस है, ये मेरा 7th हाउस है, बस ये 2 घर देखने हैं मुझे, और कोई घर का मुझे ज्यादा कोई आइडिया नहीं रखना है मेरा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। आप अपने खुद के चार्ट्स भी खोल के देख सकते हो। आज जब हम कराएंगे आपको, आप अपने चार्ट पे भी अप्लाई करके देखना कि ये सटीक बैठता है या नहीं। फर्स्ट हाउस 7th हाउस, राइट। तो सेल्फ जो फर्स्ट हाउस है ये सेल्फ मतलब मैं खुद, और 7th हाउस जो मैरिज का है या जो मेरा स्पाउस का है। ये 2 चीजों पे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर द बेनिफिट जिनको नहीं पता है, हमने जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए हैं प्लैनेट्स के, जस्ट आपकी फेमिलियरिटी के लिए। लेकिन हम सिर्फ आज एक ही प्लैनेट पे ध्यान देंगे, वो है मार्स, MA मार्स। हम मार्स पे क्यों ध्यान देंगे? मार्स पे इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि मार्स represents a husband in a girl or a woman's chart। हम गर्ल, जैसे हमने बहुत फेमस किताब पढ़ी हुई है, राइट, men are from Mars, women are from Venus। तो Mars represents girl, a husband in a girl's chart or a woman's chart। तो हमने यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। MA is Mars first house and 7th house। That's what we are focusing on। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो हमें देखना है, अभी हमें, इससे पहले कि मैं आपको ये फॉर्मूला समझाऊं, एक छोटा सा आई विल स्टेप बैक एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू कि हम देखते क्या है। अब जब हमारा लग्न बनता है, जब हमने अपना चार्ट डाला एस्ट्रोसेज में और बनाया, एक आपके पास ये चार्ट आ गया जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं। जब ये लग्न चार्ट आता है, इसमें हमने अपना फर्स्ट हाउस देखना है, हमारा 7th हाउस देखना है, और यहाँ पे हम देखते क्या है, जो हमारा लग्न चार्ट है वो एक्चुअली हमारी सेल्फी है। जब हम पैदा हुए उस वक्त किस तरह से हमारे प्लैनेट्स बेस थे, वो हमारे पास्ट कर्मों को लेके हमने इस जन्म लिया है, ये जन्म लिया है, सो दैट हमारी लाइफ आगे डिसाइड हो जाएगी कि कैसे हमें हमारी लाइफ का पैटर्न रहेगा। लेकिन वो उस वक्त था। रियलिटी इज कि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, प्लैनेट्स रुकते नहीं है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांजिट में मूव करते रहते हैं। अब वो ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। देयर इज अ ट्रांजिट और देयर इज अ चार्ट, लग्न चार्ट एट बर्थ। तो ये 2 चीजें हमें मतलब जस्ट फॉर नॉलेज है। हमें क्या करना है, हम वो यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे वर्चुअल ट्रांजिट। वर्चुअल ट्रांजिट है जो हमने एक फॉर्मूला अराइव किया है। वर्चुअल मतलब नॉट रियल, है ना, मतलब जो एक्चुअल प्लैनेट मूव कर रहा है वो नहीं। वर्चुअल मीन्स इट इज नॉट रियल। सो वर्चुअल ट्रांजिट ऑफ मार्स जो हमारी गिनती में एकदम सेट बैठता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि मार्स एक घर में, ये 12 घर हमने देखे, हर घर में वो 1 साल निकालता है। He spends 1 year in 1 house। Mars spends 1 year in 1 house। वो एक घर में 1 साल निकालता है। वो जब 1 साल निकालता है, दैट मीन्स वो 12 घर में 12 निकालेगा। कैसे? फर्स्ट हाउस में 1, दूसरे में 2nd, तीसरे में 3रा साल, चौथे में 4था साल, 5वें में 5th, 6th में 6, 7th में 7th, 8th में 8, 9th में 9, 10th, 11th और 12th। इस तरह से हम 12 घर में मतलब पूरा एक चक्कर, पूरे चार्ट में मार्स एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट करेगा। पूरा मतलब जहां से शुरू हुआ वहां पे आके कंप्लीट वो 12 साल में कंप्लीट होता है। तो हर घर में उसका इम्पैक्ट होगा। हमें क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट हाउस और 7th हाउस। सिर्फ हमारा फोकस यहाँ पे है क्योंकि आज की हमारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ शादी पे है, और वो भी सिर्फ वुमेन मैरिज, ओके, और अ फीमेल मैरिज। तो आर वी क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट्स? एनीवन any doubts? Please feel free to ask. Are we clear? Especially, it's clear. yeah, especially people who are not familiar with astrology, if they can tell me if they have understood. Anyone who's not familiar with astrology.
अगर उनको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। एक दो जन वॉलंटियर करके बताएं कि नहीं रीना मैडम समझ में आ गया, शुक्रिया। आ गया है, ठीक है, थैंक यू सर। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, वर्चुअल मास इन फर्स्ट हाउस। जब मार्स पहले घर में आता है, वर्चुअल मास वो कहीं से भी, हम आपको नेक्स्ट स्टेज में बताएंगे गिनना कैसे, लेकिन जब मार्स फर्स्ट हाउस में टच करता है तब आपके शादी का योग बनता है, या फिर वो जब आपके स्पाउस के घर में बनता है, मतलब आपके पार्टनर के घर में जब वो वहां पे टच करेगा तब आपके शादी का योग होगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हेन मार्स टचेस फर्स्ट हाउस और मार्स टचेस सेवेंथ हाउस, पर्सन विल गेट मैरिड। या दैट इज अ थर्ड रूल कि अगर सपोज हमारा मार्स किसी और जगह पे बैठा है, फर्स्ट और सेवेंथ छोड़ के, राइट, सबके चार्ट में सेम जगह नहीं बैठता है कोई भी प्लैनेट, जिस भी घर पे बैठा है, जब वर्चुअल ट्रांजिट में मार्स उस घर को टच करेगा वहां पे भी एक बार योग बनता है, राइट। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी कि तीसरा जो रूल है वो जहां मार्स एक्चुअली हमारे लग्न चार्ट में बैठा है। लग्न चार्ट वो है जो पैदाइश पे हमारे जो जहाँ पे चार्ट्स बैठे हुए, प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो प्लैनेट जहाँ पे जब वर्चुअल मास वहां पे पास करेगा वहां पे थर्ड योग बनेगा आपकी शादी का। अब वी विल अप्लाई दिस टू दी we'll apply this formula. Sorry, seems to have stuck. Excuse me, ma'am. Yes. Could you repeat this one once more? Okay. Could you repeat this? The third one or the first two? All three? All three? No. The last Only one. Last one. No, Okay. no. The virtual transit. Virtual transit. Okay. You have understood when Mars touches the first house or Mars touches the seventh house, Yes. right? These two Seventh is simply house. understood, Yes. right? Now, third option is when, suppose Mars was sitting in your H5 in the fifth house, right? Suppose. Then when you're counting Mars movement, how are you counting? 1, 2, 3, 4, and it comes here on the fifth one, where your actual Mars is sitting, right? Suppose actual Mars is sitting in H5, and the Mars is now, when your virtual Mars is transiting over your actual Mars, okay? That is your third yoga of getting married, right? We'll apply this on a chart and see how this works. Okay, just one sec. I think okay. Right? So we'll take this one. हाँ जी. वेदरथ जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी. वेदरथ जी पूछिए। हाँ जी पूछिए। वेदरथ जी आपने हैंड रेज किया है। You want to ask anything? जी मेरे को ये पूछना है। हाँ जी। पहली चीज कि अगर हम जैसे जानते हैं एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है, ठीक है, तो उन 2 घंटे में जितने जने पैदा हुए हैं उनके लिए सेम कैलकुलेशन आएगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक रोज उसी टाइम पे वही लग्न होता है। जैसे अगर हम 15 अप्रैल से 15 मई तक जाएंगे तो रोज सुबह 5 से 7 अप्रोक्सीमेटली हमें मेष लग्न मिलेगा। तो वो जितने जने पैदा होंगे इस समय में सबके लिए वही गिनती आएगी। होता क्या है कि लग्न एक हो सकता है 2 घंटे तक, तो और उसका सबका मास भी सेम हाउस पे हो सकता है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो मैरिज ईयर भी सेम हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें मैरिज ईयर भी सेम आ सकता है और मैरिज सेम ईयर पे हो भी सकती है। इसमें कोई भी ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है कि अगर एक आदमी का 28 ईयर्स में मैरिज ईयर आया तो अगले 50 आदमी का 28 ईयर में मैरिज नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या। डिफरेंट चार्ट पर जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इसको प्रॉपर अपने हाथ से, अभी जब हम लोग बताएंगे इसको साथ में करोगे और फिर अभी आपको साथ में करवाएंगे, अभी 2 4 5 चार्ट पे बताएंगे, फिर 2 4 5 चार्टों पे आपसे ही काउंट कराएंगे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो नाउ अभी जैसे मैंने कहा 3 रूल है, राइट, 3 रूल्स है हमारे। फर्स्ट रूल, वी हैव टू चेक आउट द फर्स्ट हाउस। सेकेंड रूल, 7th हाउस। और तीसरा रूल, जहां पे मार्स एक्चुअली बैठा है
ये MA जहाँ लिखा है, MAR या MA लिखा है, ये मार्स है, राइट। ये मार्स अभी हमें तीन प्लेसेस पे हमने आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट हाउस, ये जो नंबर्स और बाकी सब लिखा है उसे इग्नोर करें, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना है यहाँ। हम सिर्फ एक चीज पे ध्यान रख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस और मार्स जहाँ एक्चुअल बैठा है। दीज आर द ओनली थ्री things that we are focusing on: first house, seventh house, and wherever the actual Mars is sitting, right? Now how does this work? Let's apply. जहाँ पे Mars बैठा है, that is your, that's where you start counting. Number 1, right? जहाँ पे जो planet बैठा है वहां से हम गिनती शुरू करते हैं, वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है गिनती के लिए। ओके, हमने बोला हम 12 घर रीड करेंगे, तो हमारा यहाँ से मतलब मार्स पूरा यहाँ से यहाँ आके यहाँ पे 12 सालों में वापस आएगा, करेक्ट? यही हमने अभी पीछे पढ़ा। जहाँ पे आपका मार्स बैठा है वहां से हम हर घर में एक एक साल निकालेंगे और अपनी जगह पे आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है मार्स, राइट? हमें नहीं जानना कि ये कौन सा घर है, हमें नहीं इट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस कॉन्वर्जेशन। ओके, हमें सिर्फ ये और ये घर का ध्यान रखना है। यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 3 घरों का ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे? अब जहाँ पे मार्स बैठा है हम वहां से गिनती शुरू करते हैं। हमारी गिनती शुरू होगी यहाँ पे 1, राइट? फिर ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना? ये 12 खत्म किया उसने, एक साल में 12 चक्कर लगाए हैं, ठीक है? फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है? ऐसे हम गिनते हैं, ये हमारी गिनती है। हाँ जी, बड़ा इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। ये जहां पर प्लेनेट बैठा होता है वहां पर जब आप काउंट करोगे तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, इजी वे है। फर्स्ट ईयर, फिर 13वां साल, क्योंकि 12 भाव हैं और ग्रह आगे से एक भाव आगे ही बैठा होता है। ऑलरेडी 12 हाउसेस हैं, तो फर्स्ट हाउस से काउंट करके जब वापस जहां प्लेनेट है उससे पीछे वाला हाउस है वो 12th हाउस हो जाएगा। 12th कंप्लीट हो जाएगा, जब सेम प्लेस पे आएगा 13 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर, 13 ईयर, 25 ईयर, 37 ईयर और 49 ईयर। ये ईयर रिमार्क कर लीजिए कि मार्स जहां भी बैठा है, अगर हम राउंड अप काउंट करेंगे तो पहला राउंड अप 13 ईयर में होगा कंप्लीट, दूसरा 25 में कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा 37 में कंप्लीट हो जाएगा और चौथा 49 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे इजी है आपको मास का सर्किल कंप्लीट काउंट करने के लिए। हाँ जी सर, मैं सिर्फ उनके बेनिफिट्स के लिए बोल रही थी जो नहीं फेमिलियर है, जिनको पता है वो तो बहुत इजी से सीख लेंगे जी। तो ना हाँ जी, लेकिन ये भी बढ़िया है, इट इज इजी टू रिमेम्बर। अगर हमें अपना 12 का टेबल पता है तो हमें गिनती सिर्फ 12 की करनी है, मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36. So that is how it becomes faster, right? So sorry, so that's how it will become faster. So now coming back कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्स यहाँ पे है, that means वो पूरा एक चक्कर 12 साल में निकालेगा, right? और फिर ये दूसरा चक्कर 24 साल में, 24 years. So what do we say here? Mars takes 2 rounds in all houses and comes back to where it is in 24 years. अब ये जो लेडी है थेरेसा मे, राइट, उनका बर्थ है 1980 का और उनकी शादी हुई है 24 सालों में, राइट, at the age of 24 years. So that's how it is calculated. उनका exactly जब उनका मार्स ट्रांजिट मार्स, जो हमारी गिनती वाला मार्स जब यहाँ टच किया है तब उनकी शादी हुई है, राइट। नेक्स्ट वाला सैंपल ले रहे हैं जहाँ पे हमने मार्स अब इस घर में देखा है, यहाँ पे लिखा है मार्स। हमें फिर से सिर्फ 3 ही जगह ध्यान रखना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। दैट मीन्स जब ये मार्स यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं वो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली सॉरी, यहाँ से शुरू है तो यहाँ पे आके उसका 1 ईयर खत्म होता है। सो 1 2 3 4 5, 5th ईयर आ गया, 6 7 8 9 10, 11th ईयर में शादी का जो योग है, 12th ईयर में भी योग है। बट अभी हमें पता है कि वो बहुत यंग एज है फॉर द शादी, तो हम अज्यूम करते हैं कि 2 चक्कर लगा लिया, 24 साल में
शादी, बट इनकी शादी 23 साल में हुई। कैसे हुई? जब उनका मार्च, अगर ये 24 है तो ये 23 है, दिस इज 24, दिस इज 23, so the person has got married at the age of 23, right? Is this Ma'am? clear? Yes. Ma'am, I want to ask one thing. Sure. Ma'am, we have to start counting from the house where Mars is placed or from the next house from where Mars No, is? so if you see there are degrees over here, okay? So it will, while we count from this house, right? If it is on first Yeah. degree, that means it completes, so each house takes 30 degrees, okay? Just for your knowledge, Fine. each house has 30 Yeah. degrees. Now, Yeah, obviously yeah. Mars will complete जो 1 year, virtual 1 year complete होगा, वो यहाँ पे अगर 3 मिनट का है तो यहाँ पे भी 3 मिनट का होगा, थर्ड हाउस में आके कंप्लीट होता है, ठीक है मैम। ठीक है? तो मैम अकॉर्डिंगली तो मैम इसका जो 23 years होगा, it will be the 12th house of this lady. It will be, but हम वर्चुअल कर रहे हैं, हम रियल हाउस तो नहीं गिन रहे हैं, वर्चुअल काउंटिंग है हमारी। हाँ वर्चुअल है मैम, वर्चुअल के अकॉर्डिंगली हम आस्किंग हाँ, 12th हाउस है, हाँ जी, हाँ जी, मैम हाँ वर्चुअल जी, के अकॉर्डिंगली मैं पूछ रही हूँ कि 23 हाँ जी, हाँ years जी, तो हाँ 12th जी, हाउस हाँ में जी, आना। हाँ जी, यहाँ पे आएगा। जो एक्चुअली फर्स्ट हाउस है, जो एक्चुअली देखिए हाउस नहीं बदलता है, करेक्ट? जो हमने क्या कहा शुरू में, हाउस फिक्स रहते हैं, राइट? तो हाँ। टेक्निकली आपका हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा और हमेशा 7th हाउस रहेगा, ये दोनों। नहीं मैम, वो तो मुझे समझ में आ गया, जो अभी सर ने भी जैसे बोला कि रिमी जी, मैं आपको बहुत इजी बताता हूँ। आप जो कह रहे हो बिल्कुल करेक्ट पकड़ा है। देखिए ऐसा है, मास ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, 12th सेकंड हाउस में बैठा है। हाँ जब वापस 12th हाउस, मास के जस्ट पीछे वाला हाउस उसका 12th हाउस हुआ। हाँ जी सर। तो हमने मैं फार्मूला बताया कि जब फर्स्ट हाउस मतलब लग्न में आएगा या 7th हाउस में आएगा तो मैरिज होगी। ठीक है सर। तो जब मास अपने पीछे आया लग्न पर तो 12th ईयर कंप्लीट हो गए। ओके, ठीक है सर। जब दोबारा वापस सर्किल कंप्लीट करके आएगा तो 24 ईयर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर ठीक है। हाँ, हाँ, जैसे ही लग्न में एंट्री किया, अब प्लेनेट एज पर डिग्री चलते हैं। जैसे यहाँ 3 डिग्री का मास है तो 3 डिग्री से जब यहाँ स्टार्ट करेगा तो जब आगे वाले हाउस पे 3 डिग्री आएगा तो अपना पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा उसका। ठीक है सर आपकी बात। उसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर वापस वो 23 पर यहाँ पर आया 12th हाउस, ये इस हाउस में जहाँ आपको माउस मेरा दिख रहा होगा, ये आप लग्न चार्ट के 12th हाउस में, और उसके बाद जैसे ही 24 लगा, जैसे ही 24 लगा आपका लग्न में आया मास, तो उनका मैरिज उस ईयर कंप्लीट हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि उस टाइम तक उसकी डिग्रीज मतलब वो एंड ऑफ 23rd ईयर था? हाँ, एंड ऑफ 23rd ईयर, क्योंकि इनका मैरिज अराउंड नवंबर के आसपास हुआ है, नवंबर 18 नवंबर के आसपास। तो वो एंड ऑफ 23 इयर्स था। ठीक है सर। और योग उनका इसमें कंटिन्यू है तो इसलिए इट इज ओवरलैपिंग है। मतलब ये मास ऑलरेडी आगे बैठा हुआ है सेकंड हाउस पर, तो लग्न पर भी और अगले वाले हाउस पर दोनों साल उनका मैरिज योग है। अच्छा सर, ये यही फॉर्मूला अप्लाई होता है? अगर मैं सेम फॉर्मूला अपने चार्ट पे लगा रही हूँ तो वो लग नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको कहा एकदम से मुझे वही डाउट हुआ, तो मैंने एक तभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। अगर आप क्लियर कर सकते। बिल्कुल, आपको भी अभी आपके चार्ट अभी चेक कर लेंगे। आपका मास किस हाउस पे है? सर 9th हाउस में। 9th हाउस में आपका, तो आपकी मैरिज हो चुकी है? हाँ जी सर। किस ईयर में हुई थी? सर व्हेन आई वाज 21 इयर्स। 20 ईयर, तो 21 ईयर्स में मार्च आपका, देखिए 24 ये 4, उससे पीछे जब जाओगे तो 7th हाउस में जब आपका मार्च था तो आपका मैरिज हुआ। 7th कैसे आया था 21 में? देखिए उसको बैक करो, ये यहाँ 24 है, यहाँ 24 ऐसे देखो मास यहाँ पर है, मास यहाँ पर है। अब मास का जितनी भी डिग्री का आपका था उसके हिसाब से जब वापस सर्किल कंप्लीट किया तो 24 ईयर में आपका एक सर्किल उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। तो यहाँ 9th से एक हाउस पीछे गए तो 23 आया। ठीक। उससे एक पीछे गए तो 22 आया। तो 9th से पीछे 9th के ऊपर तो 13वां चालू होगा ना, तो 24वां तो उससे पहले वाले में 8वें में गिरेगा ना। 24वां 8 डिग्री के हिसाब से है, जैसे हो सकता मे भी इनकी डिग्री मास की 27 या 28 डिग्री का मास हो, तो वो डिग्री के अनुसार थोड़ा सा
हाँ सर, आप हाँ। डिग्री के हिसाब से 21 को काउंट कीजिए। चलो मेरा अगर आप मार्च, मेरा 25 डिग्री का मार्च है, उसी से हिसाब चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी सर 21 में कौन सा बना हाउस सर? देखिए अच्छा, 25 से उनका यहाँ चार्ट यहाँ ले पर है लो ना। 25 जी। उनका चार्ट ले लो, उसका बर्थ रेट ले लो, इमीडिएटली चार्ट बन जाएगा, मालूम पड़ जाएगा क्या है करके। हाँ सबसे इजी है। सबसे इजी वही है, उनका बर्थ रेट लीजिए और चार्ट बनाइए, इमीडिएटली पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ यार इनका चार्ट डिटेल शेयर करिए तो बताइए रही मुझे अपना। हाँ जी। सर 27 मार्च 1975 और उसमें मेरा सुबह 8:50 का जन्म है। 1972 75 1975 सॉरी, डेट फिर से रिपीट करें। 27 मार्च 1975। सो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए भी सेम चार्ट होगा? नहीं, इस गर्ल्स के लिए आज का जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, टेक्निक्स है, वो केवल गर्ल्स के लिए। टाइम बताएंगे कितने बजे का है? सुबह 8:50। यस। और जगह, सिटी? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ये है आपका चार्ट, कंफर्म करें। यहाँ पे है मार्स आपका। रिमी जी चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ सॉरी दिख रहा है। हाँ मैं म्यूट कर दिया। हाँ ठीक है, दिख रहा है, यही है। यही है आपका 24 डिग्री पे है, देखिए। हाँ हमें 24-25 मैंने आपको वही बोला ही था। हाँ जी। अब देखिए 24 डिग्री का यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जब अगले हाउस में आएगा तो 24 डिग्री पर उसका एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गई मैं आपका। फिर 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है सर। करेक्ट। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। करेक्ट। हाँ जी सर। मतलब यहाँ जब आया तो 21वां लग गया आपका, और ये जैसे आया तो 21 ईयर कुछ मंथ पे आपकी मैरिज हुई होगी। ठीक है सर। ठीक, तो जैसे ही 21 को यहाँ से बढ़ा और 7th हाउस में आपका मास आया, आपकी मैरिज हो गई। ठीक, थैंक यू सो मच। किसी को भी डाउट हो, कोई भी, मैंने बोला ना कि अगर बर्थ टाइम सही है तो 90% एक्यूरेसी है। कहीं भी आप आराम से चेक कर सकते हैं किसी भी चार्ट पर। आगे आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो मार्स जो हाउस में बैठा है वो हाउस पहले काउंट करेंगे ना, 1 मतलब वो जो हाउस में बैठा हुआ है। देखिए है क्या चीज, हम लोगों ने इजी कंफर्टेबल जोन में कैलकुलेट करने के लिए मार्स जिस हाउस में बैठा उसको 1 ईयर काउंट बताया है। लेकिन अभी क्या मैं एक प्रोजेक्ट ये मतलब इशू ये आता है कि जैसे इनका मार्स 24-25 डिग्री का था, किसी का 27, 28, 29 डिग्री का हो, तो 30 डिग्री की पूरी उसकी एज है। 30 इयर्स किसी को जीना है और उसके 29 साल बीत चुके हैं, तो 1 साल अगर जिंदगी के बचा हुआ है तो उसको क्या कैलकुलेट करोगे? क्या उसने पूरे 30 इयर्स का एंजॉय किया? वही हाल है मार्स के साथ। ऑलरेडी जब वो 24-25 या 27-28 डिग्री का आ जाता है, उस टाइम पर वो ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्ट पास कर चुका है, गुजार चुका है अपने पीछे। तो जहां से स्टार्ट होता है वो तो स्टार्ट टू स्टार्ट कैलकुलेट करने पे आप एक्यूरेसी और अच्छी ला सकते हो। जैसे इनके चार्ट पर भी वो करेक्ट आ गया कि इतने साल इतने माह पर मैरिज हुआ आपका, किस तरह से। अगर 3-4 डिग्री होगा तो हम लोग को नेक्स्ट हाउस से काउंट करना है। नहीं, 3 डिग्री टू डिग्री चलिए ना। जैसे 3 डिग्री का आपके चार्ट पे मास है तो वहीं से जैसे मैंने अभी काउंट करके दिखाया ऐसे गिन लीजिए। 3 डिग्री से 3 डिग्री करके गिन लीजिए। 3 डिग्री तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने पूरा मास उसी हाउस में मैक्सिमम पार्ट में रहेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आती है, लास्ट वाले में ज्यादा दिक्कत आती है, जहाँ पे एकदम 27, 28, 29 डिग्री के मास होते हैं वहां पर। ठीक है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काइली जेनिफर का देखते हैं, इनका मार्स यहाँ बैठा है, राइट। यहाँ से फिर वही गिनती होगी जहाँ पे हमने यहाँ पे 12 गिन लिया, यहाँ के 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पे आ गए, इनकी शादी होगी 20-21 साल, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड रूल था कि फर्स्ट हाउस या 7th हाउस पे जब टच करेगा तब शादी होगी, तो ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। सोनम कपूर, we all know she got married in the age of 30 towards the end of 30 to 33। अब कैसे उनका यहाँ पे, उनका भी इंसिडेंटली मार्स यहीं बैठा हुआ है। तो अगर हम 3 चक्कर ले लें, मैथ्स का 12 3 36 आता है, तो वी वोंट टेक इट। तो 2 का चक्कर लेते हैं, 2 राउंड का 24 हुआ, 25, 26 यहाँ नहीं हुई, 27, 28, 29, 30, 31, 30 to 33 इनके डिग्री के हिसाब से यहाँ पे आ गया। जैसे वो यहाँ पे आए तो इनकी यहाँ पे शादी हुई, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने तीन व्यक्तियों का मैरिज निकाला आपके सामने, एक आपका भी निकाला रिमी जी का। 4 लोगों का चार्ट पीटक किया हमने, ना हमने दशा देखी, ना कोई गोचर देखा, ना पेपर पेन उठाया, और ना ही मैं कैलकुलेट किसी और प्रोसेस को इस्तेमाल किया, ना तो कोई दूसरे चार्ट को इस्तेमाल किया। मतलब आप समझिए टोटल अगर मोरल ऑफ टाइम डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4 मिनट में हमने 4 लोगों की मैरिज ईयर निकाल दिया। ये टेक्निक, ये स्पीड, इसके अलावा और किसी टेक्निक में या किसी पद्धति में आप नहीं पा सकते हैं नाड़ी के अलावा। अब इस पर देखिए आगे चार्ट पर, ये देखिए, ये अभी हमारे एक्चुअल क्लाइंट्स के चार्ट से, यहाँ पे मार्स बैठा है यहाँ पे 2nd हाउस, राइट। और यहाँ से इनकी बर्थ ईयर है 79 और इनकी शादी हुई है 2005 विच इज 26 ईयर्स। तो अगर आप काउंट करें, ये आ गया इनका 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17 में नहीं हुई, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। नाउ इफ यू सी दिस, ये इसका एक्चुअल 25 ईयर्स कंप्लीट नहीं, 26 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जब इनका 7 डिग्रीज है, तो यहाँ आके इनका 7 डिग्रीज यहाँ खत्म हुआ 3rd हाउस में। इस बीच में इनकी शादी हुई है, बिफोर शी कंप्लीटेड हर 26, वहां पे इनकी शादी हुई, ठीक है। यहाँ देखिए अगेन मार्स यहाँ बैठा हुआ है, 81 बॉर्न है, 2005 में शादी हुई है 24 इयर्स में। तो अगर आप ये देखें 12 and 12, 24 यहाँ पे आए और इनकी शादी होगी 24 इयर्स में, राइट। तो उनका योग यहाँ पे बना 1st हाउस में, इनका योग यहाँ पे बना 2nd हाउस में। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी चाहिए कि कई बार जैसे हमारी इंडियन वेडिंग्स है, राइट, वो थोड़ी सी कई बार हम पहले कंफर्म कर लेते हैं और एक्चुअल वेडिंग अलग होती है, एक्चुअल वेडिंग डेट अलग होती है। तो वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि जिस दिन हमने रोका कर लिया या हमने एंगेजमेंट कर लिया, दैट मीन्स यू हैव फिक्स्ड इट। तो कई बार वो ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी रिमेम्बर, राइट। एक और क्लाइंट है जो हमारे 1970 के हैं और उनका मार्स बैठा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अगर अब इनका 24 यहाँ पे टच हुआ, 25 और 26, तो 1st हाउस में आके उनकी मैरिज हुई है 26 इयर्स में। तो हम इसमें यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे कि 25 में होगी या 26, 27? अब यहाँ तो 2 ऑप्शन बन गए, तो इसमें होगी या इसमें होगी? बड़ी आसान सी बात है। जब व्यक्ति आता है आपके पास पूछने ना, तो आपकी करंट एज भी आप बच्चे की देखते हो। जैसे ऑलरेडी कोई 26 साल का व्यक्ति आ गया या 28 साल का व्यक्ति आपके सामने बैठ गया, सर मेरी मैरिज ईयर बताइए। अब ऑलरेडी वो 28 रनिंग है या 28 कंप्लीट है, तो आप 24 का कैलकुलेशन, 22 का कैलकुलेशन, 26 का कैलकुलेशन उसको बताओगे तो वो आपको कहेगा कुछ आता ही नहीं। ऑलरेडी जिस ईयर में चल रहा है आपको हमेशा उसके आगे वाले ईयर को कंसीडर करना है। 26 अगर ऑलरेडी कंप्लीटेड है बंदा और उसके 28 में मैरिज ईयर निकला है, तो आपको 26 जो कंप्लीट है तो उसको 28 वाला ही बताना है। तो जब भी आप यहाँ पे हम लड़कियों की शादी की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों की शादी की चिंता नॉर्मली हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे 21-22 की होती है, चालू हो जाती है। अब वो 25 के अंदर होगी, 27 के अंदर होगी, तो वो 22 में जो उन्होंने सवाल पूछा है वो लेजिटिमेट है, उसकी जगह 22 में 23 में जो पूछा है। करेक्ट।
तो सीधी बात है, जो 22 में अगर पूछा है तो पहला योग जो बन रहा है, मतलब 22 के बाद वाला, जैसे 22 ऑलरेडी रनिंग है या 22 का पार हो गया, तो 22 के बाद जो पहले हमेशा 2 योग बताए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि वो ये भी पूछेंगे शादी कभी हुई नहीं हुई, लड़का पसंद नहीं आया, कई बार रिश्ते तय होकर के भी छोड़ दिए जाते हैं। तो आगे के 2 योगों को आपको बता देना है कि 24 में से 25 में इनका योग है, और अगेन इस अगले वाले योग जो भी बन रहे हो इस ईयर में इनका योग है। उन दोनों योगों को आपको बताना है जिस योग में इनका ये मैरिज होनी है। ठीक है, इसका मतलब पांडे जी 12 साल में 3 बार योग बनेगा? सर 12 साल में 3 बार योग भी बन सकता है, आफ्टर शादी भी 10 बार योग बनता है। ये ट्रांजेक्ट है प्लैनेट्स का योग। हम ये योग बनते हैं, वो योग बनने के बाद अगर आप मैरिज हो जाने के बाद पूछोगे कि क्या सर मेरा योग बन रहा है क्या, फिर मैरिज होगी, कई लोग के साथ ऐसे आते हैं जैसे डिवोर्स केसेस होते हैं। ये आवाज और इको किसी की तरफ से हो रही है, म्यूट कर लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। तो जैसे कि अभी मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि ऐसी कोई लेडीज आई आपके पास, ऑलरेडी वो मैरिड थी, उसका डिवोर्स हो गया, अब उसकी उम्र ऑलरेडी 36 ईयर है, 49 ईयर है, 44 ईयर है, और वो आपसे पूछे कि मेरी मैरिज अब होने के योग कब, किस ईयर में है, किस ईयर में चांस है। तो इस कैलकुलेशन से आप वो भी बता सकते हो कि भाई आपका 50 साल में योग है, 50 साल में योग है, 55 साल में योग है। बिल्कुल, तो इस तरह से बाई बर्थ, पहले एक जमाने में अभी जैसे नरेंद्र मोदी थे, उनका मैरिज 13 साल की उम्र में हो गया, तो अब उनका 13 साल में मैरिज हो गया, तो क्या 13 साल की उम्र में उनका योग नहीं बना था? 13 साल की उम्र में उनका मैरिज योग बना था, इसलिए 13 साल में योग हो गया, मैरिज हो गया। इसलिए योग तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आप 12 साल में बिल्कुल 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, 4 बार बन सकते हैं। जितनी बार वो लग्न के आगे पीछे हो तो डबल योग बनेंगे। लग्न से 2 भाव के गैप पे होंगे तो हर 2 साल के बाद योग बनेंगे। अभी मान लीजिए कोई प्लेनेट मास बैठ जाए 4th हाउस में, तो 4th हाउस में बैठ गया, तो आपका लग्न में जब आया तब भी मैरिज ईयर बना। जब 4th हाउस में मास को मास क्रॉस करेगा तब भी वो मैरिज ईयर बनेगा। जब 7th हाउस में मास क्रॉस करेगा तब भी बनेगा। तो 3 बार बन जाएंगे। तो योग तो बनेंगे, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ईयर क्रॉस हो गया है उसके आगे के 2 ईयर को ही कंप्लीट करना है, बस। समझ में आया आपको संजय जी? डाइवोर्स की संभावना नहीं पता चलती? हाँ, बताएंगे, पढ़ने आइए, सब बताएंगे, हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको जितना पूछोगे उतना सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। अब मेन चार्ट्स तो मैं सारे दिखा चुकी हूँ। थोड़े से हमारे जो टेस्टिमोनियल है, कस्टमर फीडबैक है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। साउंड आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी, नहीं आ साउंड नहीं आ रहा, नहीं साउंड नहीं आ रहा। एक सेकंड सर। Madam, you play the video and then share. या one second. विद्या जी ने हैंड रेज किया हुआ है, विद्या जी। अनम्यूट कर लिया, प्ले कर लिया। साउंड नहीं आ रहा, नहीं आ रहा अभी। मैडम जब आप वो शेयर करेंगे ना, स्क्रीन जब आती है सेलेक्ट करने की, वहां पे नीचे ऑप्शन होता है शेयर विद साउंड, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तब आवाज के साथ शेयर होगा। ठीक है जी।